मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। डस्का NA-75 जिसके अंदर बाय इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन के अंदर इतनी दहशत फैलाई गई, इतनी धांधली हुई, इतना धुंध आया, इतने प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मामला का नोटिस लिया। तमाम मामला का नोटिस लेते हुए इलेक्शन का रिजल्ट कलादम करार दिया और रीपोलिंग तमाम कंस्टिट्यूंसी में होने का हुक्म दिया। इस हुक्म के खिलाफ वहां के जो PTI के कैंडिडेट हैं उन्होंने अपील की और अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाके रिजेक्ट हुई, मुस्तरद हुई। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हालांकि ये उनका मौक़िफ़ वज़ीर आज़म साहब की तरफ से उनको लाइन आ गई थी कि ये जो 20 मशकूक पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे ज़रूर आप रीपोलिंग करा लें, लेकिन इलेक्शन कमीशन का हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, जिसके अंदर क्योंकि गोलियां चलने के इतने वाकयात हुए थे, आम दहशत के इतने वाकयात हुए थे, लिहाजा ये इलेक्शन अमूमी तौर पे फ्री एंड फेयर नहीं करार दिया जा सकता था। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कुछ रिपोर्ट सबमिट हुई, जो रिपोर्ट्स उस अपील के अंदर हिस्सा तो नहीं बन पाई क्योंकि जज साहिबान ने ये करार दिया कि ये तो उस वक्त आपके सामने ही नहीं थी, ये सबूत तो आपके सामने थी ही नहीं जिस वक्त आपने ये फैसला किया था पूरे कंस्टिट्यूंसी का के इलेक्शन को कलअदम करार देने का। लेकिन वो सबूत बड़ी दिलचस्प थी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिखा कि ये जो बंदे गायब हुए हैं, इनके जो फोन्स हैं, इनका फोन डेटा जरा आप सर्वेल करके हमें बताएं। तो अव्वल तो जो उनके साथ पुलिस और ड्राइवर साहिबान थे उन सबके फोन बंद थे, तो उनका फोन डेटा सबके फोन बंद थे। वो 60 लोग 50 लोग सबके फोन बंद, तो उनका फोन डेटा मिल नहीं सका। जो बाकी 13-14 जो पोलिंग स्टेशन के लोग गायब हुए थे उनका कहना ये था कि हम रिटर्निंग ऑफिसर के पास जा रहे थे लेकिन रात में धुंध आ गई थी तो हम उनके पास जा नहीं सके। तो उन सब का डेटा, उन सब के सब लोगों का डेटा ये दिखा रहा था कि इलेक्शन के दिन के जब शाम हुई तो 7 से 8 बजे के दौरान वो सब लोग, अगर यहाँ रिटर्निंग अफसर है तो वो उससे कहीं दूर एक जगह सब के सब लोग चले गए। सब के सब लोग वहां पे आलस सुबह तक क़याम पजीर रहे और वहां से सब के सब लोग जो है वो एक ही वक्त फिर सुबह को रिटर्निंग अफसर के पास आ गए। यानी कि जो लोग धुंध में गायब होने से डर रहे थे एक छोटा सफर तय करने के लिए, वो उस धुंध के अंदर एक बड़ा सफर तय करके मौज़ाना तौर पे सब साथ एक दूसरे के मिले और सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक जगह पे मुकीम रहे। और उस मुकीम रहने वाली जगह का लेबल दिया इलेक्शन कमीशन ने सस्पिशियस लोकेशन। और ये सारे मैप्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास PTA की तरफ से सबमिट हुए। अच्छा, अब ये अगर ये बाय द वे ये एक ऐसे इलेक्शन में है जहां पे धांधली का इल्जाम लग रहा है हुकूमत पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, जिसके सरबराह और तमाम आला लीडरशिप ने कंटेनर पे चढ़ के 3 साल धांधली का शोर मचाया था, अगर आपको याद ना हो। बहरहाल ये सिचुएशन हुई, फिर एक री इलेक्शन हुआ। वो री इलेक्शन आज है और वो री इलेक्शन के अंदर एक अलग सिचुएशन क्रिएटेड है वहां पर, क्योंकि एक दहशत की फिजा पहले से एक दफा हो चुके हैं मामलात कुछ, तो लिहाजा इस दफा शायद वोटर टर्नआउट सही नहीं है। नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो NA-75 में उम्मीदवार हैं, रिश्तेदार हैं उन साहब की जिनकी वफात के बाद ये बाय इलेक्शन पॉसिबल हुआ है, उन्होंने आज क्या कहा है आपको दिखाते हैं। PTI हम पे बेबुनियाद इल्जाम बेशक जो है वो लगाए, लेकिन आज उनकी वजह से ही डस्का का शहरी अपने आप को खतरा में महसूस करते हुए पोलिंग के अमल में हिस्सा नहीं लेना चाहता। लेकिन अवाम से NA-75 से गुजारिश करूंगी कि मैंने वो जंग आपको आपका हक दिलाने के लिए लड़ी और हमें वो इंसाफ मिला ECB से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। डस्का हमेशा से नून का रहा है और रहेगा। हमने दावत दी है PTI के उस्मान डार साहब को और PML नून के जावेद अब्बासी साहब है सेनेटर। लेते हैं ब्रेक के बाद हम अपने मेहमानों से भी गुफ्तगू करेंगे इस इलेक्शन के हवाले से, इस इलेक्शन के अंदर उनकी आरा क्या है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। इस वक्त हम बात कर रहे हैं डस्का की, जहां पर अब री इलेक्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखा है। वहीद साहब, आप जरा अगर मुझे ये डस्का के हवाले से आप क्या समझते हैं, आज क्या नंबर्स आएंगे? क्योंकि PML नून पहले कह रही थी कि हम तो लैंडस्लाइड से जीतते अगर बाकी जगह भी रिगिंग नहीं हुई होती। ये तो आप 20 पोलिंग स्टेशन तो कुछ भी नहीं है। जी वही साहब, डस्का जो है वो पंजाब हुकूमत और हुकूमत वक्त की जनरली एक बहुत बड़ी गलती थी
क्योंकि डस्का में कोई 40 से 1000 से जब पिछली दफा एक ऐसे इलेक्शन में जहां पीएमएल नून जो है वो जीती नहीं थी, वहां भी नून इतने मार्जिन से जीती हुई थी। तो मेरे ख्याल से पीटीआई के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं था कि ये इलेक्शन वो जीतते, और बावजूद इसके ये इलेक्शन इतना बड़ा एक नेशनल सतह पे जो है कंट्रोवर्शियल भी बना, और जो सारे क्लेम्स पीटीआई के थे शफाफियत के हवाले से, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से, 4 डब्बे खोलने के हवाले से, वो सारी उनकी जो बातें हैं वो जिस तरह से अंग्रेजी में कहते हैं कि बेसिकली दे केम राइट ऑन देयर फेस। तो अच्छा, ये whether they did or didn't, आपकी इजाजत से वैसे साहब आपकी बात काट रहा हूँ, उस्मान डार साहब को शायद जल्दी है, तो उनको अगर इंक्लूड कर लें हम प्लीज इस कॉन्वर्सेशन में। तो डार साहब से फिर मेरा सवाल यही होगा, पहले डार साहब के ये तो ऐसा इलेक्शन था ही नहीं जहां इतनी कष्ट की जरूरत थी और इतना कंट्रोवर्शियल बन गया पिछली दफा। अब इसमें आप इल्जाम चाहे नून को दें या वो आपको दें, लेकिन ये आपके हक में नहीं गई बात कि ये नेशनल सतह पे एक इशू बन गया। आप बड़े आराम से वहाँ 4, 5, 8, 10, 15 हज़ार से भी अगर पीछे हार जाते और वो 20 से प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब ना होते तो कोई ऐसी बड़ी बात ना होती। असल में जो आपके लिए दचका था वो तो नौशेरा था, जो क्योंकि वो आप एक्सपेक्ट करते कि आप जीतते। तो इस बैकग्राउंड के साथ आज ठीक है, वोटर टर्नआउट शायद कुछ कम लग रहा है, शायद मार्जिन इतनी ज़्यादा आज ना हो, ये तो नहीं अभी कहा जा सकता जीतेगा कौन, लेकिन हमने देखा कि डस्का बहुत ही गैर ज़रूरी तौर पे आपके लिए एक मुसीबत बन गया है। क्या कहेंगे आप? देखें, अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा अपना जो जवाब जमा, और उन्होंने वहाँ ये बयान दिया है कि कोई सिस्टमेटिक धांधली के सबूत नहीं मिले पिछले इलेक्शन में, जो 19 फरवरी का एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन बना दिया पीएमएलएन ने। और वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात शुरू करते करते फिर 59 पोलिंग स्टेशंस, फिर 102 पोलिंग स्टेशंस, फिर सारे का सारा इलेक्शन सेट असाइड करने की एप्लीकेशन। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी डस्का इलेक्शन के खिलाफ। 2:30-3 बजे जब हम इलेक्शन पे एक माहौल था, यहाँ जोश था, और मैं तब भी मीडिया पे ये बात कह रहा था कि राना सनाउल्लाह जब यहाँ जत्थों के साथ आए, इश्तिहारी मुजरिम जो भी उनके साथ थे आए और हालात ख़राब हुए, एरिया फायरिंग हुई, उन तमाम पोलिंग स्टेशंस के बाद फायरिंग की गई एक प्लानिंग के साथ। आज भी अगर आप देखें, और मुझे ये बड़ी मायूसी हुई सुनकर, पीएमएलएन की उम्मीदवार आज भी धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला डायरेक्टली आज हसास पोलिंग स्टेशंस पे बैठा है। 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार एक इलेक्शन के लिए तैनात। डॉक्टर साहब, माजरत कराने के लिए सारी बातें जरा आप शुरू में एक चीज क्लियर कर दें। आप कैसे कह रहे हैं कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी? अगर मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी, आप कैसे कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने फिर किस बुनियाद के ऊपर यहाँ पे री इलेक्शन ऑर्डर किया? उन्होंने ये कहा कि हमने जो लॉ एंड ऑर्डर था या कानून की खिलाफ वर्जी की गई, यहाँ फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई और शायद वोटर्स को अपना जो वोट का हक है उसको डालने से रोकने में जो पेशरफ्त हुई, और जिस तरह आपने 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात किया, इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि हमने सारा इलेक्शन जी, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन का क्या ख्याल था कि उनको जो है फरिश्ते ले गए या उनका इल्जाम हुकूमती मशीनरी पे था? देखिए, ये तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बता सकता है, मैं तो वो बता रहा हूँ जो नहीं सर, क्योंकि मैंने तो वो रिपोर्ट पढ़ी है, तो उनका तो साफ ये कहना था कि हुकूमत की इंटरवेंशन नहीं थी, हुकूमती आलात जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे थे, पुलिस वालों ने काम नहीं किया था, सेक्रेटरी जवाब देना बंद कर गए थे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन का तो मुकम्मल मौक़िफ़ ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये एक मुनज़्ज़म तौर पर हुकूमत की तरफ से धांधली हुई है। तो आप ये क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं? नहीं, लेकिन अगर मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर वो आप स्टेटमेंट चला सकें, कौम को दिखा सकें, क्योंकि मैं तो वहाँ तारीख पे मौजूद रहा हूँ, पूरा केस सुनता रहा हूँ, मैंने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल खुद भी सुने हैं। एक सेकंड भाई साहब, इलेक्शन कानून जो पीपल एक्ट है, एक सेकंड भाई साहब, जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, वो एक इलेक्शन को कलअदम करार देने का मजाज ही इलेक्शन कमीशन को जब ठहराता है, ताकत ही सिर्फ जब देता है जब मुनज़्ज़म तौर पे एक जगह पर अफेक्ट हुआ हो, मटीरियली अफेक्ट हुआ हो इलेक्शन। वो मटीरियल इफेक्ट इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्लीडिंग्स में वाजे है कि उनके मुताबिक एक सिस्टमैटिक वायलेंस को, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टॉप इट, फेलियर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट,
failure of the secretaries of relevant government departments to assist, failure of the returning officers to report, failure of the presiding officers to appear, इस सब कुछ की वजह से ये इलेक्शन कलअदम करार दिया गया है। मोरज़े इल्जाम हुकूमत की ही मशीनरी ठहराई गई है। आप ये जो डेफिनेशन निकाल रहे हैं ये आप मुझे समझा दें। देखिए मैंने आपको कहा है कि आप बेशक ट्वीट कर दीजिएगा भाईजान, मैं तो आपको पेशकश कर रहा हूँ ना। आप वो पैराग्राफ जो आप कह रहे हैं जहाँ सिस्टमेटिक धांधली का जिक्र किया गया है, अगर प्रोग्राम में नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप जरूर मुझे टैग करके ट्वीट कर दीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि सिस्टमेटिक धांधली तो ये थी ना कि मैं लगाऊं, उम्मीदवार लगा, पीटीआई के वोटर सपोर्टर हमने हाईजैक कर लिया है, हमने यरगमाल बना लिया हुआ था। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा 360 के 60 पोलिंग स्टेशन। मैं ही नहीं कह रहा, उन्होंने कहा उस्मान डार साहब जो है डब्बे लेके भाग गए। अब आप अपने बयान पे कायम रहे ना। देखें सिस्टमैटिक रिगिंग और सिस्टमैटिक फेलियर ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं जी। मैंने पहले भी सिस्टमैटिक फेलियर ही कहा, सभी शामिल थे, फिर अमला भी शामिल था, इंतजामिया भी शामिल थी, मैं भी। तो चले मैं सिस्टमैटिक धांधली की बात कर रहा हूँ ना। एनी हो आगे बढ़ते हैं। आज क्या हुआ है? आज क्यों नून लीग चीख रही है कि धांधली हो गई है? आप पूछे ना नून लीग वालों से, बैठे हैं बासी साहब। आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साफ और शफाफ इंतखाबात करा रहा है और आज सुबह से इनकी चीखें निकल रही हैं इनकी उम्मीदवार की, कभी कहती है जी के हाथ लिख दिया है 100 प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेज दिए हैं। बुनियादी तौर पे ये जब भी देखते हैं नहीं हो रहा। जी ठीक है जी जावेद बासी साहब, ये डार साहब कोई बात भी अभी करें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है उसको काश इनको कॉपी भिजवाएंगे, पढ़ेंगे उन्होंने किसको ये सर भिजवाएंगे, ये शो के बाद भिजवाएंगे, फिक्र नहीं करें। हाँ, उन्होंने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के अमले को असिस्ट करने में नाकाम रही है जी। उन्होंने कहा कि जो पोलिंग जो थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको अगवा किया गया है। और ये बात सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने नहीं कही, जो प्रिजाइड वहां का रिटर्निंग अफसर था उन्होंने भी कहा कि ना सिर्फ उनको अगवा किया गया है बल्कि वो रिकॉर्ड चेंज किया गया है और उनको नहीं, और बैग लेके कहा है कि ये प्रिजाइडिंग अफसरान जब वापस धुंध में से निकले थे तो बिल्कुल परेशान और घबराए हुए थे, कोई साफ जवाब उनके पास नहीं था, कोई एक के बाद दूसरी बात मंतक की नहीं कर पा रहे थे। साफ है कि अगवा हुए थे, ये सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड और रिजल्ट चेंज किए गए हैं। और साथ ही चीफ इलेक्शन ने कहा कि जब हमने तमाम जो आईजी था और चीफ सेक्रेटरी था और कमिश्नर था, ये डार साहब की नजर में ये रिगिंग नहीं होती सर, ये फेलियर होता है। नहीं, ये इनकी नजर में तो कोई रिगिंग है ही नहीं ना। फिर आप अंदाजा देखें कि इन्होंने कंटेस्ट किया है वहां जाके इलेक्शन कमीशन में जी, और उसके नतीजे में मुल्क का वजीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया। प्राइम मिनिस्टर साहब इतने खफा हुए हैं कि उन्होंने पहली दफा अपने वजीरों को बिठा के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम था, आज देख लें कि तारीख में शायद किसी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिटिंग हुकूमत के वजीरों ने बैठ के और क्या कहा उनको, उन्होंने कहा कि आप रिजाइन कर दें क्योंकि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में नाकाम हो गए हैं। इन्होंने भी वहां एक इल्जाम उन पर लगाया है। और आज ये बातें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि किसी तौर पर भी ठीक नहीं थी। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए, ये खड़े हो जाते, ये कहते जी ठीक है जी, मोहम्मद महबूब ने पूरी तरह वहां जाके कंटेस्ट किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी स्टैंड लिया है और हमारी बात सुनी गई है कि वो सारा इलेक्शन रिग्ड हुआ है। उसके नतीजे में आज बाई इलेक्शन हुआ है और आज ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो चाहे वहाँ जाहिर है हुकूमत इनकी है, फेडरल और प्रोविंशियल अदारे इनके साथ हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। सूबे में हुकूमत है, आज मुस्लिम लीग की तो नहीं है, आज पीटीआई की हुकूमत है, सारी चीजें इनके कंट्रोल में। उसके बावजूद मुझे यकीन है कि जितने भी इन्होंने हथकंडे पहले किए हैं और आइंदा आज भी किए हैं, सारी इनकी सोच इसी का जवाब देते हैं बासी साहब, क्योंकि उस्मान डार साहब ने इंशाल्लाह कहा आज आपके पास क्या मवाद है जो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आज भी वो रिगिंग के अंदर मुलविस हैं। उनके मुताबिक तो खैर पहले भी रिगिंग में मुलविस नहीं थे, लेकिन आज कोई स्पेसिफिक इल्जाम है जिसकी वजह से नौशीन इफ्तिखार साहिबा ये इल्जाम लगा रही हैं, या उमूमी तौर पे एक बार फिर से हुकूमती मशीनरी जो है वो उस इलाके के वोटर्स को फेल कर रही है? देखिए, उनके पास ये खबरें जरूर हैं, वो समझते हैं कि पूरी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो लगी हुई है, उनकी मशीनरी लगी हुई है, उनके जिम्मे पुलिस है, जो उनके ज़िले जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है मुजाहिर वो सारे उनके लोग हैं। इलेक्शन कमीशन तो जरूर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, इलेक्शन लॉ में उनको दिया गया और ये आईनी उनकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। लेकिन आपने पहले देखा कि पूरी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनके लॉज की वायलेशन की है। वो आज भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिटरमिन है, इसलिए डिटरमिन है कि मुल्क के वजीर आजम साहब और सारी टीम उन्होंने अपनी अना का पता है कि इलेक्शन में नहीं जीत सकते। आज शाम को ये फिर हारेंगे। इनकी बड़ी बदकिस्मती है कि साहब ये बताएं
डॉक्टर साहब एक दफा नहीं आ रही, 4 दफा आ रही है इस इलेक्शन को। हम देखें डस्का के इलेक्शन को, ये आगे की सियासत पे खासकर जब हम देखते हैं कि पीडीएम में अब दरारें पैदा हो चुकी हैं, अगर पीएमएल नून को जो आपने डस्का के इलेक्शन के थ्रू जो एक इम्पटस और एक एनर्जी दी थी जनवरी के महीने में, आपके ख्याल से आज का इलेक्शन जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में कितना अहम है और ये किस तरफ जो है सियासत को ले जा सकता है? क्योंकि आप बाई इलेक्शन में कारकर्दगी हुकूमत की अच्छी नहीं रही है, जेकेटी साहब जो हैं उनके हवाले से भी जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उस बैकग्राउंड में अगर आज आप इलेक्शन जैसे अगर हार जाते हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये किस तरह देखेंगे डस्का के इलेक्शन को? उस वक्त अगर 5, 10, 8 हज़ार की बरतरी से नून जीत भी जाती तो आज किसी को याद भी ना होता। ये सियासत में एक बिग डील आपने बना दी। देखिए, पहले मैं आपके सवाल पे आने से पहले अब्बासी साहब की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहता हूँ, बल्कि मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि माजी में भी जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में होते रहे हैं, जब इनकी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर से, तब भी ज़िले इंतज़ामिया करवाती थी, तब भी डीसी के नीचे होते थे, तब भी ये सब कुछ होता था। ये नहीं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आज सूबा पंजाब में हुकूमत है तो हमारी कोई मशीनरी लगी है, तब भी पहले कब प्रिजाइडिंग अफसर गायब होते थे? के साथ मिलकर ही सारी इंतजामिया इलेक्शन करवाती थी। भाईजान अगर गायब हुए हैं तो चेक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इंतखाबात कराना। ये कहाँ लिखा है कि जब फेलियर हो इलेक्शन कमीशन का या किसी का और उसकी सजा उम्मीदवार को दी जाए? इसमें बताए ना, उम्मीदवार ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाए थे या हमने उठाए हैं? जो हुआ प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि हम मुख्तलिफ वजूहात की वजह पर नहीं पहुंचे, लेकिन उसकी सजा उम्मीदवार को क्यों मिले, मैं आपके सवाल में प्रोग्राम में उठाता हूँ। ये बताएं मुझे, कहाँ लिखा है इलेक्शन एक्ट में कि अगर कई नॉर्मलीज हों इलेक्शन में, कई मसले मसाइल हों और उसकी सजा जो है उम्मीदवार को दी जाए, वो भी जीते हुए उम्मीदवार को, फॉर्म 45 मौजूद हो, वो भी सजा की बात है, अवाम की राय का वोट वाले होने की चीजें हैं। अगर नहीं हो पाया तो इलेक्शन कैसे होगा? देखिए मेरी पहले बात सुने, मैं देखिए सुन लेना, सुन ले जरा, पहले बात सुन ले मैंने। देखिए मेरी बात सुने, मैं अगले 2 घंटे आप तीनों के साथ इस मौजू पे डिबेट कर सकता हूँ। वो इसलिए कि हमारा दामन साफ है। मैं कहीं ठप्पे लगाता पकड़ा गया हुआ तो बताएं, पीटीआई का कोई वर्कर ठप्पे लगाता हुआ पकड़ा गया दिखाएं, तब तो मैं फील भी करूं यार मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूं या हमारा उम्मीदवार रंगे हाथों पकड़ा गया है, इसलिए हमने धांधली की है। तो ये सुन लें, अब्बासी साहब हौसला रखे, अपने सफेद बालों का भी कोई ख्याल रखे। मैं भी खामोशी से सुन रहा था, दर्जनों झूठ बोले हैं आपने, मेरे भी जज्बात मचल रहे थे जब आप झूठ बोल रहे थे। हौसला, ये नूनी का मसला है, जब भी शेर की धूप पे तो चीखने शुरू कर देता है। इसलिए हौसले से सुने। आज भी आपकी चीखें निकल रही हैं डस्के में, आज भी साफ और शफाफ इंतखाब हो रहा, आपकी चीखें निकल रही हैं। आज भी दांधली का चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पता लगेगा चीखें किसकी निकलती हैं। ओ भाईजान आ जाना, फिलहाल तो आप लोगों की निकल रही है, पीडीएम की निकल रही है, किसकी निकलती है, हमारी निकलती है, आपकी पे आप पीडीएम चलाना चाह रहे हो। अच्छा सुन लें आप मेरी बात, आपने जो सवाल किया बड़ा जबरदस्त सवाल किया, तो सुन लेना, हौसला रखें बासी साहब, हौसला रखें, कोई मसला नहीं है। इलेक्शन है, हार जीत होती है, हौसला रखें, एक सीट से क्या हो जाना है। देखिए ये एक इनकी सुन तो लेना बासी साहब, हौसला रखें यार, हौसला रखें, कोई मसला नहीं है। अगर आपका ये किला था, मेरी बात सुने आप, मैं अब्बासी साहब से ये पूछता हूँ, अगर डस्का नून लीग का किला था तो कल रात इनके मफरूर इश्तिहारी लीडर नवाज शरीफ को पोलिंग एजेंट से तकरीर करने की नौबत क्यों आई? हालात ये हो गए हैं कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तानियों पोलिंग एजेंटों से तकरीरें कर रहा है। और बाबा सुबह टाइम पे चले जाना, कोई इज्जत रख लेना हमारी। पूछे इनसे, कल रात मियाँ नवाज शरीफ ने खिताब किया नहीं किया? देखो मैंने वीडियो भेज देता हूँ। अगर ये इनका किला है तो ये पता चल जाएगा ना नतीजे में, कुछ घंटों की भाईजान इन्वॉल्व करना है तो भाग के लंदन क्यों बैठे हुए हैं? पाकिस्तान में आए, यहाँ आकर अपने वर्कर्स की नुमाइंदगी करें, यहाँ वर्कर्स के घर पे भागे हुए क्यों हैं? बाहर से बैठ के एक इश्तिहारी यहाँ तकरीरें कर रहे हैं इलेक्शन जिताने के लिए। ये नौबत है कि डस्के के इलेक्शन में भी नवाज शरीफ को ऑनलाइन खिताब करने पड़ रहे हैं। ये आप लोगों का आलम है बासी साहब। उतना ही असर है। एक टिकट
देखिए अब मैं आता हूँ इस सीट के ऊपर। देखिए ये एक रवायती हल्का रहा है नून लीग का। अब्बासी साहब को पता होना चाहिए पिछले इलेक्शन में 40,000 वोटों से ये सीट जीते हैं। मैं तो तब मानूं ये जश्न मनाए जी कि इन्होंने 40,000 से ज्यादा वोटों से हमें राया जी के लोगों ने इनसे पहले से ज्यादा एतमाद किया है। अगर ये 4,000 वोटों से जीत भी जाते हैं वो काहे की जीत है, वो काहे का जश्न है? चीखें कैसे निकलेंगी? बता रहा हूँ इनको, इंशाल्लाह इनको हराएंगे हम। यानी कि दोनों बातें ठीक है। चीजें तो इनकी निकल रही है ना अभी, धांधली जो ये कर रहे हैं जी। ये डस्का की तो बात हो गई, अब ये जहांगीर खान तरीन साहब की बात करते हैं। उस्मान डार साहब जो हैं वो उस हवाले से क्या सोचते हैं और पीएम नून का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। तरीन साहब जो हैं वो कोई 30 लगभग इलेक्टेड लोगों को लेके एक शो ऑफ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आज कोर्ट भी गए थे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम अब बात करेंगे जहांगीर खान तरीन साहब की, जो कि अव्वल तो अकेले थे, फिर अब उनके साथ कुछ 30 लोग हैं। जेकेटी साहब के हवाले से लेके ये कहा जाए कि 30 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अगर इस वक्त जो है वो ऑपोजिशन या रिजेंटमेंट दिखा रहे हैं खान साहब को, वो समझते हैं कि खान साहब की हुकूमत, आपकी हुकूमत ज्यादती कर रही है जहांगीर खान तरीन साहब के साथ, और जहांगीर खान तरीन साहब को क्रेडिट किया जाता है सदर्न पंजाब से जो आपने बहुत सारे इलेक्टेबल्स हासिल भी किए थे। तो फिर ये इस इलेक्शन के पस मंजर में जहां जेकेटी साहब और आपकी अपनी वीकनेसेस की बातें नुमाया तौर पे सामने आ रही हैं, सियासत किधर जा रही है? क्या कोई अल्टरनेटिव तो नहीं तैयार किया जा रहा है इमरान खान साहब के अगेंस्ट? देखें ऐसा बिल्कुल नहीं है, देखें ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहांगीर तरीन खान ने आज कैटेगोरिकली कह दिया वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा हैं। जो लोग, जो पार्लियामेंटेरियंस उनके साथ आज खड़े थे, उन्होंने भी ये कहा है कि हम ना गवर्नमेंट को ना अपने कप्तान इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो उन्हें कह लें अपील कर रहे हैं कि इस मामले को वो खुद देखें। जहांगीर तरीन साहब का ये मानना है या उन्हें ये शक है, चंद अफराद उनके खिलाफ एक टारगेटेड शायद ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये वही जहांगीर तरीन है। जब हमने दो नहीं एक पाकिस्तान की बात की थी तो ये हमारे साथ खड़े थे, उस नारे को इन्होंने भी लगाया था, दो नहीं एक पाकिस्तान। जब शुगर का बहरान आता है और उस कारोबार में जहांगीर तरीन भी वो बिजनेस कर रहे हैं, तो जब 25-50 जितने भी लोग हैं, चाहे मैं उस्मान डार ही वो कारोबार क्यों नहीं कर रहा, तो जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी कमीशन इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो सब की करेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शफाफियत की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। ये मुमकिन ही नहीं कि उस्मान डार को छोड़ दें, जहांगीर तरीन को छोड़ दें और बाकी सबको पकड़ लें। तो जहांगीर तरीन साफ और शफाफ कारोबार कर रहे थे, अदालत में उनका केस है, बेहतर वो दफा कर सकेंगे। अगर वो समझ रहे हैं कि वाकई उनके साथ ज्यादती हो रही है और प्राइम मिनिस्टर वो चाहते हैं कि वो अगर साफ और शफाफ के बहुत करीब समझे जाते हैं, समझा जाता है कि जहांगीर खान तरीन साहब से अगर खान साहब के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो शायद इस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे नहीं हैं। ये भी एक तासुर लिया जा रहा है कि क्या खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट फिर अब एक पेज पे नहीं है कि जेकेटी साहब के साथ इस हद तक बात आगे चली गई है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। और शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट या शुगर इंक्वायरी का जो कौम से वादा भी किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और हम एंड ऑफ द डे देखेंगे क्या फैसले आते हैं या क्या चीजें सामने आती हैं। मैं कम सर वैसे ठीक है डॉक्टर साहब, वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कारोबार हमेशा शफाफ किया है, और अगर कुछ है क्या है ये 36 उनकी फैमिली के अकाउंट जो है वो सीज हो गई हैं, मुंजमद हो गई हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए मैंने तो खैर उनके खुद अकाउंट्स नहीं देखे हैं। जो हम मीडिया पे रिपोर्टिंग हो रही है या माजी में देखते रहे हैं, जितने भी चीनी के कारोबार करने वाले हैं उन सब में से जहांगीर तरीन अकाउंट्स के मामले में या इस सारे मामले में यही देखने में आता रहा है बेहतर है, हायर टैक्स पेयर हैं। अगर कहीं कोई टैक्स एवेजन हुई है, सर आपने अपनी हुकूमत की शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ी है? हुई है या नहीं हुई, वो तो जब डॉक्यूमेंट्स एविडेंस देखेंगे। आपने पढ़ी है वैसे अपनी शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट अपनी हुकूमत की? जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर 1/3 उसका हिस्सा जो है वो सिर्फ उन पर है और उनके कैश बॉयज पर है, और इस हुकूमत के लगाए गए इन इल्जामात पर है कि अरबों रुपए उन्होंने फनल आउट किए हैं अपनी कंपनी में से। आपने पढ़ी है वो रिपोर्ट, वो जो आप वाजिद जिया साहब ने पेश की थी इमरान खान साहब को? देखिए मैंने वो आप देखिए बात जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से, और मैं यहाँ बैठकर जहांगीर तरीन के खिलाफ या उसके दफा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आप कर तो रहे हैं दफा में बात, कोशिश मैंने कर रहे थे, अब आप कुछ और कर रहे हैं। तरीन ने नहीं बात नहीं, आपने फिर मेरा शायद दोबारा सुन ले। मैंने आपको ये कहा है कि जाहिर जहांगीर तरीन इन सबसे बेहतर लगते हैं, उनका केस अदालतों में है।
अगर उन्होंने नहीं बेहतर लगते से क्या मुराद है, उनके कपड़े अच्छे हैं, शक्ल वो ज्यादा है, वाकई उन्होंने आपकी अपनी शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा भयानक पैसों के मामलात में कैश ट्रांजैक्शंस आपकी अपनी हुकूमत की शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट ने जहांगीर खान तरीन की दिखाई हैं। तो अच्छे लगते हैं से क्या मुराद है? इज गुड लुकिंग? नहीं देखिए, मैं चंद रोज कबल फर्गूसन के जो चेयरमैन है, मैं उनको टीवी पे सुन रहा था, वो उनको ऑडिट करते हैं, सारी चीजें देखते हैं। तो जब वो कह रहे थे कि इन सब से उनके जो भी मामला हैं अकाउंट्स को लेके, किताबों को लेके, वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, बेहतर है। लेकिन मैंने आपको खुद अभी कहा है कि अगर किसी ने टैक्स एवेजन की है या टैक्स चोरी है या जो भी अभी आप कह रहे हैं, तो उसमें मैं तो नहीं कह सकता, ना मैंने अकाउंट्स देखे हैं। तो सर असल में मैं नहीं कह रहा, कोई कानून की खिलाफवर्जी की है तो फिर उनको हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन टीम कह रही है, मैं नहीं कह रहा खुदा न खास्ता। मैं तो आपको बस वो बता रहा हूँ जो आपकी हुकूमत ने इंक्वायरी रिपोर्ट बना के, शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट बना के इमरान खान साहब को पेश की है, मैंने गलती से वो पढ़ ली, तो ये मैं कुछ नहीं कह रहा। और अगर आप उनके ऑडिटर की बात सुन रहे हैं जो कि तनख्वाहदार हैं उनके, और वो कह रहे हैं कि ये बड़े साफ शफाफ हैं, तो सर उनके वकील की भी सुन ले वो क्या कहता है। मतलब वो तो फिर ये में आ रहे हैं ना। नहीं देखिए आप मेरी बात को ट्विस्ट नहीं करें ना, मैं यहाँ जहांगीर नहीं कर सकता सर आपकी बात को, आपके खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं दफा में बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ, एक मामला देखिए, एक मामला सब्जेक्टिव है। तरीन साहब का मानना है कि उनके खिलाफ कोई ये कार्रवाई की जा रही है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। जो लोग शायद उनको टारगेटेड बात कर रहे हैं, मैं उनके केस के बारे में बात नहीं कर रहा, वो तो अदालत में, वो तो अदालत ने फैसला करना है कि उन्होंने कुछ किया कि नहीं। जा रहा है क्या जहांगीर खान तरीन साहब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं? शैला रजा साहिबा ने अब ट्वीट अपनी हटा दी, लेकिन पहले उनका ये कहना था कि वहाँ भी मुलाकात होनी है और बातचीत आगे बढ़ रही है। और क्या समझे हम इसे? नून को तो खैर देखिए जी, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही मेरे नॉलेज में भी कोई बात आई है कि जहांगीर तरीन साहब ने हमारी पार्टी में किसी को अप्रोच किया है। लेकिन एक बात क्लियरली नज़र आ रही है कि जहांगीर तरीन एक होशियार पॉलिटिशियन है। वो इनके साथ लगे थे जब उनको एक इशारा था, और अब उनको एक इशारा कहीं और से है और उन्होंने अपना काम शुरू किया है। और आज जितने तादाद में उनके साथ हैं, इशारा तो कहीं से होगा जहाँ से पहले था। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उस वक्त मैदान में आए, उन्होंने उनके साथ एक बड़ी टीम है। वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि आप अंदाज़ा करेंगे जिस तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है, सलूक किया गया है, ये पीटीआई ने किसी और अपने लीडर के साथ नहीं किया। इनके बेशुमार लीडर साहिबान हैं जिनके नैब में केसेस मौजूद थे, जिन पे एफआईए के केसेस मौजूद थे, जिनके ऊपर बहुत बड़े सीरियस एलिगेशन थे इससे पहले, जो दवाइयों में अरबों रुपए कमाए गए वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, जो गंदम में पैसे कमाए गए वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, जो भी पेट्रोलियम में डाका डाला है जिसमें अरबों रुपए कमाए गए और फिर लोगों को हटाया गया है। एक आदमी को जो निशाना बना रहा है, इसकी कोई रीज़न है, कोई वजह है, इसलिए जहांगीर तरीन साहब को निशाना बनाया गया। और ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी कि उनका एक बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है, यहाँ दो बड़े ग्रुप्स हैं पार्टी के अंदर। एक जो ग्रुप है उसको लीड कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। अब चूंकि इनको उनसे खतरा था और इनको पक्का इस बात पर शायद यकीन भी है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन में भी जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हुए थे और नेशनल असेंबली के मेंबरों ने वोट दिया था, आपको पता है ना कि इमरान खान साहब को ये बात भी शायद बराबर करवाई दी गई है कि जो जहांगीर तरीन साहब के जो ज़ेर असर लोग थे उन्होंने हफीज शेख को वोट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने वोट जो है इस वक्त शायद उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के खड़े हुए। पीटीआई का मैं बता रहा हूँ कि अंदर उनके जो मामला चल रहा है, इसलिए जहांगीर तरीन साहब को ये ज़रूर इंक्वायरी करें। वो रिपोर्ट जार साहब तो मेहरबानी करें, गाली देने में बहुत महारत रखते हैं, इल्ज़ाम लगाने में बहुत महारत रखते हैं, दूसरों की पगड़ियाँ उछालने में महारत रखते हैं, लेकिन जब कहा कि शुगर रिपोर्ट पढ़ के आए वो नहीं पढ़ी हुई, जब कहा चीफ इलेक्शन कमीशन की जजमेंट है कहीं नहीं, वो मैंने नहीं देखी हुई। तो उनका तो एक अपना अंदाज है, मैं ना उनके अंदाज का वो जवाब दे सकता हूँ, ना मैं इतना उनकी तरह बहुत ज़्यादा उस सेल पर में जा सकता हूँ। लेकिन अब जो जहांगीर तरीन साहब इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो लोग जो उनके साथ हैं, जो पंजाब और मरकज में इमरान खान साहब की मेजॉरिटी रखते थे, मेरा ख्याल है वो खो दिया है। ये मैंने वैसे नहीं जाते कभी, उन्हें पता है कि ये केस इमरान खान ने उनके खिलाफ शुरू किया हुआ है, उन्हें पता है कि जो एजेंसी जो है इमरान खान साहब ने खड़ी की हुई है, उन्हें पता है कि जहांगीर तरीन साहब अब इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो लोग जो आज पंजाब के जब जा रहे हैं और मरकज से जा रहे हैं, वो यकीनन इसलिए जा रहे हैं कि गवर्नेंस के बड़े इशू हैं। इन्हें कहा जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हटाएं, इन्हें कहा रहा था कि आप इकानमी तबाह कर दी है, इन्हें कहा गया था कि इस मुल्क को आपने माशी तौर पर वहां ले गए हैं IMF के कहने पर,
जहां आम कामन आदमी की जिंदगी इस वक्त इज्जत से गुजारना मुश्किल है। पूछने दे जरा फिर डॉक्टर साहब, ये मैंने इस पे पहले भी थोड़ी बात की थी कि देखें तासुर वाकई ये जा रहा है कि बुज़दार साहब पे इंसिस्ट करने से आपकी कहाँ अलीम या कोई और आता और आप पीएमएल नून को तोड़ते, बुज़दार साहब को रखने से पीटीआई जो है वो पंजाब में फ्रैक्चर होती नजर आ रही है। और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो नजर यही आ रहा है कि लोग जो है वो पीएमएल नून या दीगर पार्टियों को अगर ज्वाइन करने की तरफ जाएंगे, जो अफवाहें हैं, तो फिर पीटीआई जो है वो तो इलेक्टेबल्स से बनी हुई पार्टी को इलेक्टेबल्स भी नहीं मिलेंगे। देखिए, ना ही हमें पहले पीडीएम के बनने पे कोई खौफ था और आपके सामने आज पीडीएम ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है। और मेरा मशवरा मीडिया के दोस्तों को कि अपना एयर टाइम जो है वो पीडीएम पे जाया नहीं करें, वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। आपके सामने क्या जेकेटी की बात, दूसरे के लिए दस्तों गिरेबान है, बेहतर है आप यूजुअली बात क्या करें। जेकेटी के देखें, जेकेटी ने सुन लें जरा, जेकेटी ने आज आप लोगों को कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जमातों के अंदर इख्तलाफात भी होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं और वो मामलात हल भी कर लिए जाते हैं। जो लोग अगर उनके साथ खड़े भी थे, उनकी सियासी वबस्तगी जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो हुकूमत के साथ है। जहांगीर तरीन साहब की कोई अपनी सियासी जमात तो नहीं जो वो उन्होंने बना ली है या वो बनाने जा रहे हैं और हमें ऐसा कोई खौफ हो। हमारे घर की बात है, मसला हल हो जाएगा, आप तसल्ली रखें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पीएमएल वालों को ख़ास तौर पे कि किस बेशर्मी के साथ ये जहांगीर तरीन के लिए इंसाफ मांगते हैं। ये वही पीएमएलएन है जो कल तक कहती थी जहांगीर तरीन एटीएम है वज़ीर आज़म इमरान खान की, जहांगीर तरीन ने चीनी पे डाका डाला है, जहांगीर तरीन के जहाज पर जो है प्राइम मिनिस्टर ने ये किया। और आज यही लोग पाकिस्तानी और टॉक शोज में बैठ के कहते हैं जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है। जहांगीर तरीन के को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसलिए कि जहांगीर तरीन के साथ साथ इन लोगों की लीडरशिप का भी एहतसाब होने जा रहा है। जो चीनी के बड़े प्लेयर्स हैं उसमें शरीफ खानदान और जरदारी खानदान भी है, इसलिए उस एहतसाब से बचने के लिए ये लोग जहांगीर तरीन के आगे खड़े हो गए, आगे जी से इंसाफ मिलना चाहिए। कल तक ये लोग कहते थे जी इमरान खान अपनी एटीएम्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, कहाँ गए हैं इनके बयानात? ये है इनका दौरा मेयाद, बताएं कौम को, असल चेहरा दिखाएं कौम को, हम हैं क्या। कभी कहते हैं जी इमरान खान अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करता है, कभी कहता है पॉलिटिकली करते। इन लोगों की हालत काबिले रहम है। इन्हें आज जहांगीर तरीन की बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। मुझे ये कहना पड़ रहा है ये सियासी तौर पे इतने कमजोर हो चुके हैं पीडीएम वाले, आज जहांगीर तरीन के नाम पे सियासत कर रहे हैं। जी जहांगीर तरीन इस गवर्नमेंट को गिरा देगा, क्योंकि इनके पलवान जो है ना जोर लगा लगा कर थक गए हैं, गिर गए हैं, इसलिए अब ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन या उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो हुकूमत को घर भेज देंगे। इस खुशफहमी में ये रहेंगे, अगले 2.5 साल और 2023 का इलेक्शन आ जाएगा, वो भी आप जीत जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह ताला, फिक्र नहीं करें। इनके हालात देख लेना, लीडरशिप बागी हुई है, क्या ये लेके आएंगे? खानदान में वैसे ही डिवीजन है और मरियम की वैसे ही आपस में आपको नजर आ रहा है, पार्टी तकसीम होने जा रही है, कहीं मसला हो जाए। नून लीग का कोई मुस्तकबिल नहीं है पंजाब में। जी भाई साहब देखिए, ना हमने जहांगीर तरीन साहब को डिफेंड किया है, ना उन्हें डिफेंड करने की जरूरत है, ना हमने कहा कि उनके खिलाफ केस क्यों है। हम बिल्कुल कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि उनके खिलाफ अगर कुछ चीजें तो उन्हें सजा दें, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो लोग उनके साथ खड़े हो गए उन्होंने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद जो है वो शो कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ नहीं है बल्कि हम जहांगीर तरीन के साथ हैं। ये जो दोहरा म्यार था वो आज पीटीआई का नजर आ रहा है कि वो कहते थे अगर एहतसाब होता तो बाकी जो लोग पीटीआई के जो केसेस में इन्वॉल्व उनके खिलाफ भी साफ करें। आज आप बाकी लोगों को गाली तो जरूर दे लें, लेकिन आज आपकी अपनी जमात तोड़ फोड़ का शिकार है, आपकी जमात आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। क्योंकि ये इंक्वायरी पीटीएम के लोगों ने नहीं शुरू की, ये कोई इंक्वायरी मुस्लिम लीग नून की एप्लीकेशन पे नहीं शुरू हो गई, ये इंक्वायरी कोई हम अदालत में नहीं गए और हमने कहा कि इंक्वायरी शुरू करें। ये मुल्क के वजीर आजम ने कहा है और वो रिपोर्ट जो वजीर आजम के अंदर अदारे हैं FIA उनके नीचे डायरेक्टली आता है, उस रिपोर्ट में उनके ऊपर इल्जाम लगे, उनके खिलाफ आज पीटीआई के लोग जाकर जहांगीर तरीन के खड़े आंख में खड़े हुए। सिग्निफिकेंट तो है कि अगर 22 MPs और 8 MLAs उनके साथ हैं तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। तो किस तरह आपको नुकसान हुआ है? आज जो पीटीआई के लोग इस वक्त अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए, आज आप इस्लामाबाद में और लाहौर के अंदर जो अददी तादाद है जो आपकी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वो शेख नजर आती है, वो खत्म नजर आती है। बाकी आपके लोगों का अपना फैसला है, वो जो मर्जी है फैसला करें।
जी सर, और वो अच्छा, आप याद रखिएगा बाजी साहब, आज आप लोगों की चीखें निकलेंगी। उस्मान डार साहब कह रहे थे, ये भी साथ कह रहे थे कि शायद आप 2-4 हज़ार वोट से जीत जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये याद रखिएगा प्लीज दोनों चीजें, क्योंकि आज के बाद फिर हम मतलब आइंदा इस बात को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी करके डार साहब को कहें कि अभी जो हुआ था इलेक्शन और जिसको आज दोबारा बाई इलेक्शन हुआ उसमें किसकी चीखें निकली थी, और मेहरबानी करके 3-4 घंटे इंतजार कर लें और फिर देखना कि किसकी चीखें निकलती है, पंजाब के लोगों ने किसका साथ दिया है, तो अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि चीखें हमारी निकलती हैं, ये अगर हम पीपल्स पार्टी और लाहौर से निकलती है। सियासत को समझ सकें तो पीएमएल नून तो मेरा नहीं ख्याल जेकेटी साहब को एंटरटेन करेगी, क्योंकि उनको तो नए साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए, उनको इन हाउस चेंज नहीं चाहिए। वो नहीं चाहते जहांगीर खान तरीन प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उनकी लाइफ टाइम बैन खत्म हो जाए और इमरान खान हट जाए। मे बी लाइफ टाइम बैन का खत्म होने का शायद फायदा हो कहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पीएमएल नून जेकेटी साहब को एंटरटेन करेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी तो जो नजर आ रहा है, जो एक ओपिनियन है, ऑब्वियसली कोई मैं इन्फॉर्मेशन पे नहीं कह रहा, ठीक है, शैला रजा की ट्वीट भी थी, वहां बात बनती बड़ी नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी तो बड़ी इंटरेस्टेड लग रही है कि अगर जेकेटी उनकी तरफ आ जाते हैं तो पूरी जो है सियासत जो है वो विद इन सिस्टम ही बदल सकती है। इवन अगर वो खुद बैंक इस पर फेस कर रहे हैं, खुद ना भी हों, लेकिन अगर वो ले आते हैं कुछ लोगों को, तो पीपल्स पार्टी बहुत इंटरेस्ट शो कर रही है। नून की सियासत को ये इन-हाउस चीजें नहीं सूट। उसमें एक मैं जुमला में भी इजाफा, शैला रजा साहिबा की ट्वीट के ऊपर तो ये मामला नहीं आगे बढ़ सकते ना वहीद साहब। बहरहाल जावेद अब्बासी साहब आपका और उस्मान डार साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके शो को देखने का बहुत शुक्रिया। facebook.com/agenda360 हमारा फेसबुक पेज है, @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है। इस शो की सुर्खियां जो है वो हम स्क्रीन पे शेयर करते रहते हैं। @हैदवी10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JAFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। माह रमजान के लिए इस शो का जो टाइम स्लॉट है 7 से 8 बजे तक का, वो इफ्तार ट्रांसमिशन को डेडिकेट होता है, लिहाजा हम एक महीने के लिए अब इस शो को नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ईद के बाद एक और शो ओवर द नेक्स्ट वीकेंड लेकर फिर हाजिर होंगे 7:05 पे। उस वक्त तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।